अभी भी कोई रस्म बाकी है क्या? अब मनु ने वैशाली जी से पूछा। हाँ, कल कुल देवी की पूजा करनी है, उसके बाद ही अनवी तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में जाएगी। आज की रात अनवी मेरे साथ मेरे रूम में रुकेगी, वैशाली जी बोली। तो अब मनु आंखें बड़ी करके उन्हें देखने लगा। चलो अनवी बेटा, हम सोने चलते हैं, तुम भी थक गई होगी ना, वैशाली जी अनवी से बोली और उसे लेकर अपने रूम में जाने लगी कि अब मनु की आवाज़ वैशाली जी के कानों में सुनाई पड़ी। लेकिन पापा को उनके रूम से क्यों निकाल रही हो आप? वो बेचारे कहाँ सोएंगे? कुछ सोचा है उनके बारे में? अब मनु ने वैशाली जी से पूछा। तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में, वैशाली जी अब मनु से बोली। तो अब मनु उनकी ओर देखने लगा। वैशाली जी ने अनवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने रूम में ले गई। अब मनु अनवी और वैशाली जी को आंखें बड़ी करके देखने लगा, जब तक कि वो दोनों उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। पापा मेरे साथ, वो भी शादी की पहली रात? अब मनु मुंह बनाते हुए खुद से बोला और फिर राजेंद्र जी की तरफ मुड़ गया। उन्होंने आपको आपके कमरे से बाहर निकाल दिया और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। कैसे नींद आएगी आपको मेरे कमरे में? अब मनु बोला। वैसे ही जैसे मुझे अपने कमरे में आती है, राजेंद्र जी बोले और अब मनु के कमरे की तरफ बढ़ गए। अरे लेकिन पापा, अगर आपको नींद ना आई तो? अब मनु तेज़ी से उनके पीछे भागा। कहा ना आ जाएगी, राजेंद्र जी बोले और अब मनु के रूम में आ गए। अब मनु भी उनके पीछे पीछे अपने रूम में आ गया। पापा, अब मनु अभी इतना ही बोला था कि राजेंद्र जी ने उसे चुप करा दिया। अभी चुपचाप सो जा, देख मैं पहले से ही बहुत थक चुका हूँ और फिर कल सुबह हमें कुल देवी की पूजा के लिए हिमाचल भी जाना है। राजेंद्र जी बोले। हिमाचल? अब मनु बोला। हाँ हिमाचल। हिमाचल में हमारी कुल देवी का मंदिर है और शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को वहाँ ले जाया जाता है उनका आशीर्वाद लेने के लिए। चल अब सो जा, सुबह हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, राजेंद्र जी बोले और लाइट बंद करके लेट गए। अब मनु ने राजेंद्र जी को देखा और फिर वो भी चुपचाप आकर अपनी साइड लेट गया। उसने एक तकिए को हाँ किया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद का तो कहीं नामो निशान नहीं था उसकी आंखों में। कुछ देर तक करवटें बदलने के बाद वो अनवी के बारे में सोचने लगा। अनवी का मासूम और प्यारा सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आया तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो अनवी के ख्यालों में इतना खो गया कि उसे लगा अनवी उसके पास ही लेटी हुई है। उसने अनवी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। फाइनली अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, अब मैं तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं। अब मनु बोला और उसने अनवी के हाथ को चूम लिया और फिर पूरी फोर्स लगाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे कसकर हक कर लिया। अरे गधे, क्या कर रहा है तू? राजेंद्र जी चिल्लाते हुए बोले। राजेंद्र जी की आवाज़ सुनकर अब मनु की आंख खुल गई। अब मनु ने राजेंद्र जी को अपनी बाहों में देखा तो जल्दी से उसने अपनी पकड़ उन पर से ढीली कर दी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और अनवी कहाँ गई? अब मनु इधर उधर अनवी को ढूंढते हुए बोला। वो तेरी माँ के साथ हमारे कमरे में सो रही है। कहा था मैंने तेरी माँ से कि मैं बाहर लिविंग एरिया में सोफे पर सो जाता हूँ, लेकिन उसे कहाँ चैन था कि नहीं हमारे बेटे के साथ सो जाओ। आज ही तो शादी हुई है उसकी, उसे अकेला छोड़ना सही नहीं है, राजेंद्र जी अब मनु को घूरते हुए बोले। फिर उन्होंने अपना तकिया उठाया और अब मनु के रूम से बाहर आने के लिए अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ा लिया। अभी वो दरवाजे तक पहुँचे ही थे कि अब मनु ने उन्हें आवाज़ लगाई। पापा, आई एम सॉरी, वो नींद में पता नहीं चला। अब मनु शर्मिंदा होते हुए बोला। हाँ अच्छा हुआ मेरी नींद खुल गई, वरना पता नहीं तू मेरे साथ क्या करता। राजेंद्र जी बोले और बाहर की ओर जाने लगे तो अब मनु ने फिर से उन्हें रोक लिया। अरे अब तो मैंने माफ़ी भी मांग ली है, अब आप ये तकिया लेकर कहाँ जा रहे हो? अब मनु अपनी जगह से उठा और आकर राजेंद्र जी के सामने खड़ा हो गया। मैं लिविंग एरिया में लगे सोफे पर सोने जा रहा हूँ, राजेंद्र जी बोले। सोफे पर क्यों? यहाँ बेड पर सोइए, अब मनु बोला। यहाँ तेरे साथ सोने से मेरी इज्जत को पूरा पूरा खतरा है, अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरा सोफे पर सोना ही ठीक है, राजेंद्र जी बोले। तो अब मनु ने अपनी नज़रें चुरा लीं। उसे देखकर राजेंद्र जी मुस्कुरा दिए और फिर अपने तकिए और ब्लैंकेट के साथ उसके रूम से बाहर आ गए। उनको जाते देख अब मनु ने अपने हाथ से अपने सिर पर मार लिया और फिर वापस आकर बेड पर लेट गया। उसने आंखें बंद की
तो एक बार फिर से अनवी का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। नमन का रूम। नमन अपने रूम में बनी खिड़की से बाहर की ओर देख रहा है। उसका खाना उसके रूम के टेबल पर रखे ही ठंडा हो गया था। उसे बेचैनी हो रही थी। उसने ना तो खाना खाया था और ना ही उसकी आंखों में नींद थी। वो बस स्नेहा के बारे में ही सोचे जा रहा था। तू कुणाल से शादी कर ले। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं कुणाल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों स्नेहा का शादी के लिए हाँ करना मुझे चुभ रहा है? उसकी लाइफ है, वो जिससे शादी करना चाहती है करे। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिससे वो शादी कर रही है वो है कौन? नमन सोचने लगा। खैर मुझे क्या, मैं क्यों बेवजह परेशान हो रहा हूँ? नमन खुद से बोला और फिर आकर बेड पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। स्नेहा का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। उसने एकदम से अपनी आंखें खोलीं और उठकर बैठ गया। आखिर हो क्या गया है मुझे? मैं क्यों स्नेहा के बारे में इतना सोच रहा हूँ? कहीं मुझे स्नेहा से प्यार? अरे नहीं नहीं, नमन कैसी बातें सोच रहा है तू? प्यार और उस लड़की से? कभी भी नहीं। और अगर प्यार है भी तो उसे समझने में तूने बहुत देर कर दी। नमन स्नेहा के बारे में सोचते हुए खुद से बोला। नमन चुपचाप सो जा, तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। वैसे भी स्नेहा की शादी होने वाली है। नमन खुद से बोला और फिर उसने अपना सिर झटका और आंखें बंद करके लेट गया। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। इधर स्नेहा का भी यही हाल था। वो अपने गांव के घर के आंगन में चारपाई पर लेटी हुई नमन के बारे में ही सोच रही है। क्या है ये सब? तुम ऐसे कैसे किसी से शादी कर सकती हो? बिना किसी को जाने तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कह सकती। आखिर उसने ऐसा अजीब बिहेव क्यों किया? मैं किसी से भी शादी करूं, उसे भला क्या प्रॉब्लम? ठीक है, मैंने उससे दोस्ती कर ली है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। स्नेहा खुद से बोली। क्या हुआ दी, क्या सोच रही हो? देवांशी ने स्नेहा से पूछा तो स्नेहा उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। माँ ने अचानक कुणाल से शादी करने के लिए बोल दिया। ऐसे कैसे मैं कुणाल से शादी कर सकती हूँ? नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी है। मुझे इस बारे में कुणाल से बात करनी ही होगी। स्नेहा देवांशी से बोली। अरे दी, वो तो आपका बचपन का दोस्त है और उसे तो आप अच्छे से जानती हैं, तो फिर परेशानी किस बात की? कहीं शहर में आपको किसी और से प्यार तो नहीं हो गया? देवांशी स्नेहा के चेहरे को बड़े ध्यान से देखते हुए बोली। क्या? स्नेहा हैरानी से देवांशी को देखने लगी। हाँ, तो आज सुबह जो आपके साथ लड़का आया था ना, आपका बॉस, कितना हैंडसम था वो। कहीं आपको उससे तो प्यार नहीं हो गया, इसीलिए आपको कुणाल से शादी नहीं करनी है ना? देवांशी बोली तो स्नेहा उसे देखने लगी। तू क्या बोल रही है, तुझे पता भी है? जब पूरी बात पता ना हो तो अपना मुंह बंद रखो। स्नेहा देवांशी को डांटते हुए बोली। सॉरी, मुझे तो जो लगा मैंने वही कहा, देवांशी दबी आवाज़ में बोली। क्या लगा तुझे? स्नेहा देवांशी को घूरते हुए बोली। वो आपके बॉस आपकी इतनी फिक्र कर रहे थे, तो सुबह आपको हॉस्पिटल लेके आना, आपके दुख में आपका सहारा बनना। जब आप रो रही थी ना, तो कितने प्यार से संभाला था उन्होंने आपको अपनी बाहों में। देवांशी बोली तो स्नेहा कुछ नहीं बोली। नमन का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। गुड नाइट, रात बहुत हो गई है, जाकर सो जा। स्नेहा देवांशी से बोली और वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। देवांशी स्नेहा को देखते हुए वहाँ से अपनी चारपाई पर चली गई। नमन के बारे में सोचते सोचते कब स्नेहा की आंख लग गई उसे भी पता नहीं चला। इधर विवान अपने होटल के बार में बैठा हुआ है और एक के बाद एक वाइन का गिलास अपने अंदर उड़ेल रहा है। अनन्या का चेहरा बार बार उसकी आंखों के आगे घूम रहा है। अब मन्नू के हाथ में अनवी का हाथ उसके दिल के हजारों टुकड़े कर रहा है। सब मेरी गलती है, जानते हो, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। वो कहती रही मेरी बात सुन लो, एक बार मेरी बात सुन लो, लेकिन मैं विवान मल्होत्रा, एक नहीं सुनी मैंने उसकी। उसका हाथ जो मैंने उम्र भर के लिए थामा था ना, कुछ ही पल में मैंने उसे छोड़ दिया। अपने साथ ही बैठे एक आदमी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए नशे में चकनाचूर विवान बोला और फिर उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी पॉकेट में से अपने कमरे की चाबी निकाली और लॉक खोलने लगा। नशे में होने के कारण चाबी लॉक के अंदर जा ही नहीं रही थी। विवान ने अपनी आंखों को स्ट्रेच किया और एक बार फिर से चाबी से लॉक खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार भी चाबी लॉक के अंदर नहीं गई। तभी अविराज जी ने उसका हाथ से ताले की चाबी ली और लॉक खोल दिया।
फिर वो विवान को लेकर अंदर आ गए। ये क्या हालत बना रखी है तुमने विवान? विवान को बेड पर बिठाते हुए अविराज जी बोले। अपनी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ पापा। हो सॉरी अंकल, अब तो मेरे सारे रिश्ते आपसे टूट गए, सिवाय एक रिश्ते के कि मैं आपके दोस्त का बेटा हूँ, है ना? विवान बोला तो अविराज जी उसकी ओर देखने लगे। उन्होंने बड़े प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया। विवान की हालत देखकर उनका मन भर आया था। अविराज जी की नज़र विवान पर गई तो वो गहरी नींद में जा चुका था। अविराज जी ने उसे बेड पर आधा लिटाया और उसके जूते उतारने लगे। जूते उतारने के बाद उन्होंने विवान के पैरों को ऊपर बेड पर रख दिया और विवान को अच्छे से लिटाकर उसकी लेग्स को चादर से ढक दिया। कमरे की लाइट बंद करने के बाद अविराज जी ने एक नज़र विवान को देखा और फिर उसके रूम का डोर बाहर से लॉक करके अपने रूम में आ गए। अगली सुबह राजपूत बिला वैशाली जी पूजा के लिए अपने रूम से बाहर आईं तो उन्हें लिविंग एरिया में सोफे पर सोए हुए राजेंद्र जी नजर आए। उन्हें देखकर वैशाली जी उनके पास आ गईं। आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? मैंने तो आपको अभिमन्यु के साथ सोने के लिए कहा था। वैशाली जी राजेंद्र जी को जगाते हुए बोली। तुम्हारा बेटा सोने दे तो ना, वो तो अनबी का इतना दीवाना बन चुका है कि उसे तो मुझ में भी अनबी ही दिखाई देती है। जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाकर यहाँ आया हूँ। राजेंद्र जी बोले तो वैशाली जी हंस दी। दांत क्या निकाल रही हो? यहाँ सोफे पर मेरी कमर की बैंड बज गई है और तुम्हें हंसी आ रही है? राजेंद्र जी वैशाली जी को घूरते हुए बोले। अरे मैं कहाँ हंस रही हूँ, जाइए जाकर नहा लीजिए, हमें हिमाचल के लिए भी निकलना है। वैशाली जी बोली और फिर मंदिर की तरफ बढ़ गईं। नाश्ता करने के बाद सब रेडी होने लगे। पिंक कलर की बनारसी साड़ी में अनवी बहुत ही प्यारी लग रही थी। मिरर के सामने बैठी हुई वो अपने बाल बना रही है। उसने बालों को हाफ टाई किया और फिर सिंदूर को अपनी मांग में भर लिया। रेडी होने के बाद अनवी वैशाली जी के साथ रूम से बाहर आ गई। अब मन्नू की नज़र उस पर गई तो वो उसी में खो गया। अनवी बिल्कुल ट्रेडिशनल भारतीय दुल्हन की तरह लग रही है। कुछ ही समय में नमन भी नीचे आ गया। फिर सब एक साथ घर से एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। इधर अविराज जी और कविता जी दिल्ली जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। होटल से निकलने से पहले वो दोनों विवान से मिलने के लिए उसके रूम की तरफ बढ़ गए। अविराज जी ने विवान के रूम का लॉक खोला और अंदर आ गए। विवान अभी अपने बेड पर लेटे हुए सो रहा था। विवान, अविराज जी ने उसे आवाज़ लगाई तो विवान ने अपनी आंखें खोलीं। उसका सिर काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा था। आप दोनों यहाँ? विवान अपना सिर पकड़ते हुए बोला। हम दिल्ली वापस जा रहे हैं, कविता जी बोली। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि आप लोग आज वापस जा रहे हैं, विवान बोला। इट्स ओके बेटा, हमने टैक्सी बुला ली है, हम कुछ ही देर में एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना, अविराज जी बोले और विवान के रूम से बाहर आने के लिए जैसे ही मुड़े वो रुक गए। फिर विवान के पास उसकी साइड में आकर बैठ गए। विवान, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ऐसे इन सब में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अनन्या तो हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमने उसे अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंक दिया था। जब उसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब हम में से कोई भी उसके साथ नहीं था। अनजान लोग उसका सहारा बने, उसे नई ज़िंदगी दी। अब हमारे सामने जो लड़की खड़ी है वो अनन्या के बेस में अनवी है, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है। और रही बात सारा की, तो उसके बारे में सोच कर ही खुद से घृणा आती है। काश कि हमने उसे कभी पैदा ही नहीं किया होता, अविराज जी बोले। बोलते बोलते उनका गला भर आया। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विवान, मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा सब तुम्हारे लिए, लेकिन भूल जाओ सब, इसी में सबकी भलाई है, खास करके तुम्हारी और अनन्या की। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी बच्ची की ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आए। डोंट वरी माँ, अब मैं अनन्या की ज़िंदगी में कोई तूफ़ान नहीं आने दूँगा, विवान खुद में ही खोया हुआ कविता जी से बोला। विवान बेटा, खुद का ध्यान रखना और इतनी ज़्यादा ड्रिंक मत करना कि खुद को संभालने के लिए तुम्हें दूसरों की ज़रूरत पड़े। अपने काम पर फोकस करो, अविराज जी बोले तो विवान ने हाँ में सिर हिला दिया। अब हमें चलना चाहिए, अविराज जी कविता जी से बोले तो उन्होंने भी हाँ में सिर हिला दिया। पापा मैं भी आता हूँ आपके साथ, विवान बोला। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
तुम आराम करो। मैंने तुम्हारे लिए नींबू पानी ऑर्डर किया है, आता ही होगा। होप सो कि तुम दोबारा इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करोगे। अविराज जी बोले, आई प्रॉमिस कि मैं दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मैं अपना भला बुरा ना सोच सकूँ। विवान बोला तो अविराज जी और कविता जी मुस्कुरा दिए। उन दोनों ने बड़े प्यार से विवान के सिर पर अपना हाथ रख दिया और फिर दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, मुझे सच अनन्या के सामने लाना ही होगा। पहले मुझे लगा था कि अभिमन्यु तुम्हारे लिए एकदम सही लाइफ पार्टनर है, लेकिन उस अभिमन्यु राजपूत ने धोखा दिया है अनन्या को। पहले उसका फ़ायदा उठाया और फिर मसीहा बनकर उसकी ज़िंदगी में आ गया। सारा सही कह रही थी कि मैं अपने प्यार को ऐसे ही किसी और का नहीं होने दे सकता। अनन्या को यूं ही अपने से दूर नहीं कर सकता। जब अनन्या को अभिमन्यु की सच्चाई पता चलेगी तो वो खुद ही मेरे पास वापस चली आएगी। विवान खुद से बोला। एक तिरछी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। फिर वो बाथरूम की ओर बढ़ गया। इधर राजपूत फैमिली हिमाचल जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गई। राजेंद्र जी और वैशाली जी वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। अभिमन्यु और रणबीर एयरपोर्ट के बाहर ही रुक गए। अब हम चल क्यों नहीं रहे हैं? हम तो अपने प्राइवेट प्लेन से जा रहे हैं ना, तो फिर यहाँ इंतज़ार किसका हो रहा है? नमन ने अभिमन्यु और रणबीर को बाहर रुके देखा तो उनसे पूछा। स्नेहा का, बस वो आ जाए फिर हम चलते हैं। अभिमन्यु बोला। स्नेहा का? लेकिन हम तो अपनी कुलदेवी की पूजा के लिए जा रहे हैं ना, तो वहाँ उसका क्या काम? नमन अभिमन्यु से बोला। हाँ जानता हूँ, स्नेहा को हिमाचल देखना था। जब उसे पता चला कि हम सब कुलदेवी की पूजा के लिए हिमाचल जा रहे हैं तो उसने हमें अपने हिमाचल देखने की इच्छा बताई। मैंने और रणबीर ने उसे हमारे साथ आने के लिए इनवाइट कर दिया। अभिमन्यु बोला। स्नेहा के साथ आने की बात सुनकर नमन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अब तो उसकी नज़रें भी स्नेहा के इंतज़ार में बिछ गईं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब स्नेहा नहीं आई तो अनवी को उसकी फ़िक्र होने लगी। अनवी ने स्नेहा का नंबर डायल कर दिया, लेकिन स्नेहा ने फ़ोन नहीं उठाया। जब बार बार नंबर डायल करने पर भी स्नेहा ने फ़ोन नहीं उठाया तो अनवी की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। स्नेहा आ क्यों नहीं रही है? उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। आप एक बार उसका नंबर ट्राई करके तो देखिए ना। अनवी अभिमन्यु के पास आकर बोली। नमन भी वहीं खड़ा था। अनवी की बात सुनकर नमन की भौहें तन गईं। कल की कुछ बातें उसके दिलो दिमाग पर ताज़ा हो उठीं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं कुणाल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। रहने दीजिए भाई, वो नहीं आएगी। नमन बोला। अरे वो आएगी, उसने खुद बोला था हमसे। अभिमन्यु बोला और स्नेहा का नंबर डायल करने लगा, लेकिन इस बार भी स्नेहा ने फ़ोन नहीं उठाया। वो फ़ोन नहीं उठाएगी, हम यहाँ उसकी वेट करके सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। नमन बोला। लेकिन तुम इतने श्योर कैसे हो कि स्नेहा नहीं आएगी? अनवी ने नमन से पूछा। क्योंकि आपकी दोस्त शादी कर रही है। नमन बोला तो अनवी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। क्या शादी? लेकिन स्नेहा ने तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अनवी बोली। उसके पास बताने का वक्त होता तो बताती ना। बस अपनी माँ के कहने पर किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो गई। नमन बोला। क्या? लेकिन किससे? अभिमन्यु और अनवी एक साथ बोले। पता नहीं, कोई उसके बचपन का दोस्त है कुणाल। मायूस सा नमन बोला। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? अनवी ने नमन से पूछा। वो कल स्नेहा की मॉम की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उसके साथ हॉस्पिटल गया था। नमन बोला। क्या? स्नेहा की मॉम की तबीयत खराब हो गई थी और ये तुम मुझे अब बता रहे हो? अनवी नमन से बोली। नमन ने बताया था मुझे, मैंने ही उसे तुम्हें बताने से मना किया था। अभिमन्यु बोला। आप भी जानते थे, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। अनवी बोली। हाँ, क्योंकि तुम पहले ही थकी हुई थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम पैनिक हो। अभिमन्यु बोला। हाँ भाभी, और बताते तो तब जब स्नेहा की माँ सच में बीमार होती। नमन बोला तो अभिमन्यु और अनवी उसकी ओर देखने लगे। तुम्हारी बातें ना मेरे सिर के ऊपर से निकल रही हैं। कभी कह रहे हो कि स्नेहा की माँ बीमार थी, कभी कह रहे हो कि उसकी माँ बीमार नहीं थी, कभी कह रहे हो कि स्नेहा शादी कर रही है। अनवी नमन से बोली। अभिमन्यु भी नमन के इन्हीं सभी सवालों के जवाब चाहता था। आपको सब जानना है ना, तो आइए और यहाँ बैठिए, मैं आपको सब बताता हूँ। नमन ने अनवी का हाथ पकड़ा और उसे पास ही लगी चेयर्स के पास ले गया और अनवी को वहाँ बिठा दिया। जो कल हुआ हॉस्पिटल में, नमन ने सब अनवी को बता दिया। नमन की बात सुनकर अभिमन्यु और अनवी हैरानी से उसे देखने लगे। स्नेहा ऐसे कैसे शादी के लिए हाँ कर सकती है?
अनवी बोली, मैंने भी एग्जैक्ट यही बोला था उसे, और पता है उसने मुझसे क्या कहा? मेरे बचपन का दोस्त है वो, अनजान नहीं है वो मेरे लिए, बचपन से जानती हूँ उसे, नमन बोला। लेकिन स्नेहा ने इस बात का जिक्र मुझसे कभी नहीं किया कि उसका कोई बचपन का दोस्त भी है, अनवी बोली। इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ उसकी वेट करके टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो नहीं आने वाली, नमन बोला। आई थिंक नमन सही कह रहा है, हमें चलना चाहिए। अगर स्नेहा को आना होता तो अब तक आ चुकी होती, अभिमन्यु बोला। लेकिन अनवी इतना ही बोली, मैं वेटिंग एरिया में माँ और पापा के पास जा रहा हूँ, आपको जब आना हो आ जाइए, नमन बोला और वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। अनवी चलो, अभिमन्यु बोला तो अनवी ने हाँ में सिर हिलाते हुए उसके साथ चल पड़ी। अरे रुको, पीछे से आवाज़ आई तो अनवी और अभिमन्यु के कदम वहीं रुक गए। अनवी और अभिमन्यु ने पीछे पलट कर देखा तो स्नेहा भागते हुए उनके पास आ गई। पहले बुला लिया और अब ऐसे ही छोड़कर जा रहे हो, स्नेहा बोली। तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? कब से तेरा नंबर ट्राई कर रहे हैं, और ये शादी का क्या चक्कर है? स्नेहा को देखते ही अनवी उस पर बरस उठी। तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगी, पहले चलें, हमें लेट हो रहा है, स्नेहा बोली। हाँ चलिए साली साहिबा, आप पहले ही 20 मिनट लेट हो, अभिमन्यु बोला। अनवी ने स्नेहा को घूर कर देखा और आगे की ओर बढ़ गई। स्नेहा वहीं खड़े उसे जाते हुए देखती रही। साली साहिबा, आज तो आपकी जमकर क्लास लगने वाली है, अभिमन्यु स्नेहा के कान के पास आकर बोला। अच्छा, स्नेहा सवालिया नज़रों से अभिमन्यु को देखने लगी। अब चलें, अभिमन्यु बोला तो स्नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया और उसके पीछे पीछे चल दी। इधर रेडी होने के बाद विवान राजपूत विला के लिए निकल गया। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी राजपूत विला के आगे आकर रुकी और वो अंदर की तरफ बढ़ गया। अभी वो कुछ कदम अंदर की ओर बढ़ा ही था कि गार्ड ने उसे वहीं रोक दिया। मुझे अनवी से मिलना है, विवान बोला। सर, अनवी मैडम घर पर नहीं है, वो अभिमन्यु सर के साथ बाहर गई हैं, गार्ड बोला। कहाँ गई हैं? विवान ने पूछा। ये तो हमें नहीं पता, गार्ड बोला तो विवान उसकी ओर देखने लगा। इससे पहले कि अनवी अभिमन्यु के साथ आगे बढ़े, मुझे उसकी आंखें खोलनी होंगी, विवान खुद से बोला। अनवी चुपचाप वेटिंग एरिया में आ गई। नमन की नज़र अनवी पर गई तो वो उसके पास आ गया। देखा, नहीं आई ना आपकी दोस्त? अनवी को देखते ही नमन अनवी से बोला। वो तो है ही ऐसी, नमन बोला। कैसी? नमन के पीछे खड़ी स्नेहा बोली। स्नेहा की आवाज़ सुन नमन अनवी की ओर देखने लगा। अनवी ने नमन को पीछे देखने का इशारा किया। नमन पलटा तो स्नेहा उसके पीछे अपनी बाहों में बाहें डाले खड़ी उसे ही घूर रही थी। कैसी हूँ मैं? प्लीज़ एक्सप्लेन, ने स्नेहा बोली तो नमन उसे घूरने लगा। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपने आसपास के लोग तो तुम्हें दिखाई ही नहीं देते, नमन गुस्से से स्नेहा को घूरते हुए बोला। अच्छा, ऐसा क्या किया है मैंने? स्नेहा बोली तो नमन उसकी ओर देखने लगा। किसी की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है तुम्हें। तुम्हें पता था ना कि भाई और भाभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं, फिर भी तुमने अपना फ़ोन नहीं उठाया और ना ही उन्हें बैक कॉल करना ज़रूरी समझा। और करती भी कैसे? उस कुणाल से गुफ्तगू में बिजी होगी ना, है ना, नमन चिढ़ते हुए बोला। हाँ तो थी बिजी, तुम्हें क्या? स्नेहा भी चिढ़ते हुए बोली। हाँ तो रहो बिजी, जिसके साथ चाहे उसके साथ बिजी रहो, जिससे चाहो उससे शादी करो, मुझे क्या, नमन बोला और फिर स्नेहा को घूरते हुए राजेंद्र जी और वैशाली जी के पास आ गया। नमन का गुस्सा देखकर अनवी उसे बड़े ध्यान से देखने लगी और फिर मुस्कुरा दी। लो हो गए शुरू, अभिमन्यु बोला। उसकी नज़र अनवी पर गई तो वो मीठा मीठा मुस्कुरा रही थी। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? अभिमन्यु ने अनवी से पूछा। जो मुझे नज़र आ रहा है शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, अनवी ने अभिमन्यु से पूछा। क्या? अभिमन्यु ने अनवी से पूछा। नमन को स्नेहा से प्यार हो गया है, अनवी बोली। क्या? तुम्हें इतना श्योरली कैसे कह सकती हो? अभिमन्यु अनवी की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला। नमन का स्नेहा के लिए गुस्सा बस इसलिए है कि वो किसी और से शादी करने जा रही है। उसके गुस्से में भी उसका प्यार झलक रहा है, और ये बात मैं आज ही नहीं बल्कि अपनी शादी के टाइम से नोटिस करती आ रही हूँ, अनवी बोली। हाँ, फिर तो घर युद्ध का मैदान बनेगा, अभिमन्यु बोला तो अनवी उसे घूर कर देखने लगी। अब चलें, अभिमन्यु ने अनवी को अपनी ओर घूरते पाया तो जल्दी से बोला। चलिए, अनवी बोली और अभिमन्यु के साथ आगे की ओर बढ़ गई। फ्लाइट जाने के लिए तैयार खड़ी थी। एक एक करके सब फ्लाइट में बैठ गए। अनवी अभिमन्यु के साथ बैठ गई।
राजेंद्र जी वैशाली जी के साथ बैठ गए और स्नेहा और नमन अलग अलग सीट पर बैठ गए। कुछ ही देर में फ्लाइट ने अपनी उड़ान भर ली। इधर विमान को जब अनवी राजपूत विला में नहीं मिली तो वो मायूस सा वहाँ से वापस आ गया। क्या करूँ, कैसे पता करूँ कि अनवी अब मन्नू के साथ कहाँ गई है? विमान खुद से बोला। इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं, और पता होगा भी तो भी ये लोग बताएंगे नहीं। अनवी और अब मन्नू से फ़ोन करके डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकता। हाँ, माँ और पापा, लेकिन अगर उन्होंने पूछा कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ अनवी और अब मन्नू के बारे में, तो क्या कहूँगा मैं उनसे? लोकेशन, यस, उनके फ़ोन की लोकेशन से पता चल सकता है कि वो कहाँ हैं। विमान सोचते हुए खुद से बोला। इधर कुछ घंटों बाद राजपूत फैमिली की फ़्लाइट हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के एयरपोर्ट पर आकर रुकी। एयरपोर्ट से बाहर खड़ी दो गाड़ियाँ उन्हीं के आने का इंतज़ार कर रही थी। सब अपनी गाड़ी में सवार हो गए। स्नेहा मन्नू और अनवी के साथ बैठ गई और नमन राजेंद्र जी और वैशाली जी के साथ बैठ गया। कुछ ही देर में सब कुल देवी के मंदिर में पहुंच गए। पूरे विधि विधान से अनवी और अभिमन्यु ने कुल देवी की पूजा की और कुल देवी के आगे अपना शीश झुकाकर उनसे आशीर्वाद लिया। फिर अनवी और अभिमन्यु ने पंडित जी के पैर छुए। पंडित जी ने भी आशीर्वाद भरा हाथ नवविवाहित जोड़े के सिर पर रख दिया। पंडित जी ने अनवी की झोली में प्रसाद डाला और उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। राजेंद्र जी और वैशाली जी ने भी पहले कुल देवी के आगे शीश झुकाया और फिर पंडित जी से आशीर्वाद लिया। अब बारी थी नमन की। कुल देवी के दर्शन के लिए जैसे ही नमन आगे बढ़ा तो पंडित जी ने उसे रोक दिया। रुको, पंडित जी थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोले तो सब उनकी ओर देखने लगे। क्या हुआ पंडित जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नमन ने पंडित जी से पूछा। तुम कुल देवी के दर्शन के लिए अकेले नहीं जा सकते, अपनी अर्धांगिनी को अपने साथ लेकर जाओ। पंडित जी ने स्नेहा को दूर खड़े देखा तो बोले, पत्नी? नमन हैरानी से पंडित जी को देखने लगा। वहीं पंडित जी की बात सुनकर अनवी और अभिमन्यु के साथ राजेंद्र जी और वैशाली जी दोनों मुस्कुरा दिए। आओ बेटा, पंडित जी स्नेहा की ओर देखते हुए बोले तो स्नेहा हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। माफ़ कीजिएगा पंडित जी, लेकिन मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ। स्नेहा नमन को घूरते हुए पंडित जी से बोली। ओह, मुझे लगा कि, खैर कोई बात नहीं, जल्दी तुम दोनों पति पत्नी भी बन जाओगे। पंडित जी बोले तो नमन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। इससे शादी करने से तो अच्छा है कि मैं जहर खाकर मर जाऊं। स्नेहा नमन को घूरते हुए खुद से बोली। बेटा प्रसाद तो ले लो, पंडित जी स्नेहा से बोले तो स्नेहा ने अपने हाथ आगे की ओर बढ़ा दिए। कुल देवी के दर्शनों के बाद सब होटल में आ गए। रेस्ट करने के लिए सब अपने अपने कमरों में चले गए। मिरर के सामने खड़ी अनवी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी कि अभिमन्यु ने उसे पीछे से आकर हक कर लिया और उसके गाल को चूम लिया। क्या कर रहे हैं आप? अनवी अभिमन्यु से बोली। फाइनली अब जाकर तो तुम मेरे पास आई हो, वरना शादी की रस्में ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इससे अच्छा तो वो मंदिर वाली शादी थी, कम से कम कोई रस्में तो नहीं थी बीच में। अभिमन्यु अनवी के कंधे पर अपनी चिन टिकाते हुए बोला। हाँ, अभिमन्यु की बात सुनकर अनवी मुस्कुरा दी। तभी उनके रूम का डोर नॉक हुआ। अब यहाँ कौन आ गया हमें डिस्टर्ब करने? अभिमन्यु चिढ़ते हुए बोला। उसकी शक्ल देखकर अनवी अपनी हंसी रोक नहीं पाई और डोर की तरफ बढ़ गई। अनवी ने डोर खोला तो सामने स्नेहा खड़ी थी। उसे देखकर अनवी के माथे की बहुएं आपस में जा मिलीं। अनवी ने डोर खोला और चुपचाप कमरे के अंदर आ गई। स्नेहा भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। तुम इस वक्त यहाँ, सब ठीक तो है ना? अभिमन्यु ने स्नेहा को मायूसी से देखा तो पूछा। कहाँ जीजू, कोई नाराज़ है मुझसे? बस उसे ही मनाने आई थी। अनवी को देखते हुए स्नेहा अभिमन्यु से बोली तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। ठीक है, तो मैं बाहर जाता हूँ, अभिमन्यु बोला और जाने लगा तो स्नेहा ने उसे रोक लिया। मुझे आपसे भी कुछ बात करनी है, स्नेहा बोली तो अभिमन्यु वहीं रुक गया। स्नेहा अनवी के पास आई और कान पकड़कर उठक बैठक करने लगी। आई एम सॉरी ना यार, मुझे नहीं पता था कि माँ इतना बड़ा ड्रामा भी कर सकती हैं। अपनी जान का वास्ता देकर उन्होंने मुझसे अपनी शर्त मनवा ली। कुणाल से शादी करने के लिए बोल दिया। अगर मुझे ज़रा सा भी पता होता ना कि माँ ये सब नौटंकी करने वाली हैं तो मैं उन्हें मिलने कभी नहीं जाती। स्नेहा जल्दी जल्दी में बोली। माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं गुस्सा इसलिए नहीं हूँ कि तूने माँ की बात मानी। मैं गुस्सा इसलिए हूँ कि इतना कुछ हो गया और तूने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। अनवी बोली।
सॉरी ना, मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ, स्नेहा बोली। हाँ, कुणाल कौन है? अन्वी ने स्नेहा से पूछा। मेरी बुआ की ननद का बेटा, स्नेहा बोली। और तू उसे बचपन से जानती है? बचपन का दोस्त है तेरा, अन्वी बोली। बचपन का दोस्त और वो चिरकुट, स्नेहा बोली। तो अन्वी ने पूछा। हाँ, मैं उसे बचपन से जानती तो हूँ, लेकिन इतनी खास दोस्ती भी नहीं है उससे कि उससे शादी कर लूँ, स्नेहा बोली। और अन्वी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। इसका मतलब तुझे कुणाल से शादी नहीं करनी? अन्वी ने स्नेहा से पूछा। नहीं, स्नेहा बोली। तुझे कोई और तो पसंद नहीं है? अन्वी ने स्नेहा से पूछा। नहीं, स्नेहा बोली। तो फिर तुझे शादी क्यों नहीं करनी उससे? अन्वी ने पूछा। बस मुझे वो पसंद नहीं है, एक नंबर का अकड़ू है वो। उसे बस अपनी फिक्र रहती है, अपने महंगे कपड़ों की, जूतों की, अपनी महंगी घड़ी की। बस हर वक्त बकरी की तरह मैं करता रहता है। उसे लगता है दुनिया में उससे परफेक्ट कोई है ही नहीं, स्नेहा बोली। अच्छा, तो कोई तो ऐसा होगा जो तुझे पसंद हो? अन्वी ने स्नेहा से पूछा। फिलहाल तो कोई नहीं, स्नेहा बोली। अच्छा, फिर तू ही बता कि तुझे कैसा लड़का चाहिए, मैं ढूंढ कर लाऊंगी ना तेरे लिए, अन्वी बोली। मुझे ना कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस एक ऐसा लड़का चाहिए जो एकदम कूल हो। पैसे चाहे उसके पास कम ही हो, लेकिन वो मेरा पूरा ध्यान रखे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझसे बहुत प्यार करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब मन्नू जीजू तुझसे करते हैं, स्नेहा बोली। अब मन्नू जैसा? फिर तो वो नमन ही हो सकता है, अन्वी स्नेहा का चेहरा पढ़ते हुए बोली। अन्वी के मुंह से नमन का नाम सुनकर स्नेहा उसकी ओर देखने लगी। उस सड़ियल और अकड़ू से शादी करने से अच्छा है कि मैं आजीवन बिना शादी के ही रहूं, स्नेहा बोली। उसकी नज़र अभिमन्यु पर गई तो वो उसे ही देख रहा था। अभिमन्यु को अपनी ओर देखते देख स्नेहा ने अपने दांतों तले जीभ दबा ली और फिर उसके पास आ गई। जीजू, मेरा मतलब वो नहीं था, एक्चुअली मैं वो। बाय, मुझे माँ को फ़ोन करना है। स्नेहा को समझ नहीं आया कि वो अभिमन्यु से क्या कहे, तो वो बहाना बनाकर जल्दी से बोली और वहाँ से भाग गई। उसको भागते देख अभिमन्यु मुस्कुरा दिया और अन्वी के पास आ गया। हाँ, तुम तो कह रही थी कि दोनों के बीच कुछ है। यहाँ तो तुम्हारी दोस्त मेरे भाई को अकड़ू और सड़ियल बोल कर चली गई। वो तो जीवन भर बिना शादी के रहने के लिए भी तैयार है, पर मेरे भाई से शादी करने के लिए तैयार नहीं है, अभिमन्यु अन्वी के पास आते हुए बोला। प्यार तो यह भी करती है नमन से, आप देखना बहुत ही जल्दी दोनों एक साथ होंगे, अन्वी बोली। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता, अभिमन्यु बोला। हाँ तो लगी सर, अन्वी बोली। हाँ लगी, अभिमन्यु बोला। अगर मैं ये शर्त जीत गई तो आपको मेरा गुलाम बनना पड़ेगा, अन्वी बोली। हम तो पहले से ही आपके गुलाम हैं, अभिमन्यु अन्वी को हक करते हुए बोला, तो अन्वी उसे देखकर मुस्कुरा दी। शाम के वक्त सब कांगड़ा देवी के मंदिर में पहुँचे और देवी माँ के दर्शन किए। देवी माँ के दर्शन करने के बाद राजेंद्र जी और वैशाली जी होटल वापस चले गए और अभिमन्यु और अन्वी, नमन और स्नेहा कांगड़ा फोर्ट देखने चल पड़े। कांगड़ा फोर्ट हिमाचल का सबसे बड़ा किला है और भारत का सबसे पुराना किला है। किला घूमते घूमते सब काफ़ी थक चुके थे। स्नेहा और अन्वी से तो चलना भी मुश्किल हो रहा था। अभिमन्यु ने अन्वी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो अन्वी ने अभिमन्यु के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए साथ आगे बढ़ने लगे। हाय, काश कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी ऐसे ही अपने साथ ले जाए, तो मैं ये किला तो क्या, माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाऊं। अन्वी और अभिमन्यु को देखकर स्नेहा खुद से बोली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ कदम चलने के बाद स्नेहा वहीं बीच रास्ते में ही बैठ गई। नमन की नज़र स्नेहा पर गई तो वो उसके पास आ गया। क्या हुआ, थक गई? नमन ने स्नेहा से पूछा तो स्नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। वैसे तो बड़ी शेरनी बनी फिरती हो, अब बस इतने से ही थक गई, नमन बोला। आधे से ज़्यादा फोर्ट चढ़कर आई हूँ, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि राजा को क्या ज़रूरत थी सबसे ऊपर पहाड़ी की चोटी पर किला बनवाने की। नीचे फ्लैट एरिया में भी तो किला बनवा सकता था ना, स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर नमन मुस्कुरा दिया। अब वो क्या है ना, कटोच वंश के राजा को नहीं पता था कि फ्यूचर में स्नेहा मैडम को किला चढ़ने में परेशानी होगी, वरना वो तुम्हारी सलाह लेकर ही किला बनवाते, नमन बोला। कटोच वंश के राजा, स्नेहा नमन को देखते हुए बोली। हाँ, जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था।
नमन बोला तो स्नेहा उसे घूर कर देखने लगी। अब जल्दी चलो, सूरज ढलने से पहले हमें इस किले से बाहर निकलना है, वरना हम यहीं बंद हो जाएंगे। नमन बोला, अच्छा है, मैं तो यहीं आराम से लेटने वाली हूँ, फिर अब सुबह ही उठूँगी। स्नेहा बोली और वहीं किले की बॉल के साथ सटकर अपनी लेग्स फैलाकर आराम से बैठ गई। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। पर नमन बोलते बोलते चुप हो गया। क्या पर? स्नेहा नमन की ओर देखते हुए बोली, मैंने सुना है कि शाम ढलते ही ऐसे किले में। बोलते बोलते नमन फिर से चुप हो गया। पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि शाम ढलते ही ऐसे किले में क्या? स्नेहा ने नमन से थोड़े तीखे स्वर में पूछा। आमी जे तोमार, सुधु जे तोमार, आमी जे तोमार, नमन गुनगुनाते हुए बोला। मंजूली का? स्नेहा के शब्द उसके मुंह में ही घुल गए। स्नेहा के चेहरे पर डर के भाव उमड़ आए। स्नेहा का डरा हुआ चेहरा देखकर नमन मुस्कुरा दिया। एक नहीं, बहुत सारी। नमन अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। क्या? घबराई सी स्नेहा अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। हाँ, और अगर तुम्हें कोई अनजान आवाज़ में तुम्हारा नाम पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। नमन बोला। क्यों? स्नेहा ने पूछा। क्या पता वो मंजूलिका हो और तुम्हें पुकार रही हो। नमन बोला तो स्नेहा का डर और बढ़ गया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। डरी स्नेहा हाथ जोड़कर हनुमान जी की याद करने लगी और स्पीड से ऊपर की ओर बढ़ने लगी। उसे देखकर नमन हंस दिया और फिर खुद भी उसके पीछे पीछे चल दिया। स्नेहा इतनी स्पीड से भागी कि उसने अनबी और अभिमन्यु को भी पीछे छोड़ दिया। देखिए कैसे आपका भाई मेरे दोस्त के पीछे चला आ रहा है। स्नेहा और नमन को देखकर अनबी अभिमन्यु से बोली। पीछे चलने से कुछ प्रूफ नहीं होता, दोनों में दूरी देखो कितनी है। अभिमन्यु बोला। हाँ, आपको सच में कुछ समझ नहीं आता या आप समझना नहीं चाहते। अनबी अभिमन्यु को बड़े गौर से देखते हुए बोली। क्या? अभिमन्यु अनबी की तरफ देखते हुए बोला। कुछ नहीं, अब चलिए, वरना फोर्ट बंद होने का समय हो जाएगा। अनबी बोली। इधर स्नेहा हनुमान जी को याद करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है कि अचानक से एक सीढ़ी से उसका पैर फिसल गया। वो पीछे की तरफ गिरती इससे पहले ही नमन ने उसे संभाल लिया। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलीं तो दोनों एक दूसरे में खो गए। स्नेहा पीठ के बल पीछे गिरने वाली थी। नमन ने उसकी बैक कमर को थामा और उसे गिरने से बचा लिया। स्नेहा की बैक नमन के सीने से जा लगी। स्नेहा की नज़रें नमन की नज़रों से मिलीं तो उसे देवांशी की कही हुई बातें याद आ गईं। वो आपका बॉस कितना हैंडसम था, वो कहीं आपको उससे तो प्यार नहीं हो गया? वो आपके बॉस आपकी इतनी फिक्र कर रहे थे तो जब आप रो रही थी ना, तो कितने प्यार से संभाला था उन्होंने आपको अपनी बाहों में। देवांशी सही कह रही थी क्या? क्या सच में मुझे नमन से प्यार हो गया है? उसका आसपास रहना मुझे अच्छा लगने लगा है। लेकिन क्यों? और नमन, क्या सच में वो मेरी फिक्र करता है? नमन की आंखों में देखते हुए स्नेहा खुद से बोली। वो देखो लव बर्ड्स। दूर खड़ी अम्बी की नज़र नमन और स्नेहा पर गई तो वो अभिमन्यु से बोली। अभिमन्यु नमन और स्नेहा की ओर देखने लगा। तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो और मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? स्नेहा नमन की आंखों में देखते हुए ही बोली। स्नेहा की बात सुनते ही नमन ने स्नेहा की बैग से अपने हाथ हटा लिए और खुद भी उससे पीछे हट गया, जिससे स्नेहा सीधे पीठ के बल नीचे जा गिरी। लो देख लो तुम्हारे लव बर्ड्स। स्नेहा को गिरते देख अभिमन्यु हंसते हुए बोला। ये दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। साथ तो तब होना जब इनका झगड़ा खत्म हो, अभिमन्यु बोला। स्नेहा को गिरा देखकर अनबी जल्दी से उसकी ओर बढ़ गई। अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे चल दिया। इडियट, गिराया क्यों? स्नेहा नमन को घूरते हुए गुस्से से बोली। अब पता चला मैं तुम्हारे पीछे क्या कर रहा था और तुम्हें ऐसे क्यों पकड़ा हुआ था। नमन बोला और स्नेहा को घूरते हुए आगे बढ़ गया। इडियट कहीं का, एक सिंपल सा जवाब पूछा था तो सिंपल सा जवाब दे देता कि अगर मैं ना पकड़ता तो तुम गिर जाती और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें चोट लगे। गलत थी तू देवांशी, ये आदमी कभी किसी की फिक्र नहीं कर सकता। स्नेहा वहीं ज़मीन पर बैठे हुए नमन को घूरते हुए खुद से बोली। अब तक अनबी और अभिमन्यु भी स्नेहा तक पहुंच गए। अनबी ने स्नेहा को नीचे ज़मीन पर से उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो स्नेहा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अनबी ने उसे अपनी तरफ खींचा और स्नेहा उठ खड़ी हुई। तेरा देवर बिल्कुल भी अपने भाई जैसा नहीं है। देखा ना तूने अभी अभी कैसे गिरा कर चला गया मुझे।
स्नेहा रोनी सूरत बनाते हुए बोली। तुझे कहीं लगी तो नहीं? अनवी ने पूछा। नहीं, स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली। हाँ, अनवी बोली। भाभी भाई जल्दी चलिए, टाइम कम है हमारे पास फोर्ट घूमने के लिए। ऐसे खड़े रहेंगे तो हम फोर्ट बंद होने से पहले बाहर नहीं आ पाएंगे, ऊपर से आवाज़ लगाते हुए नमन बोला। नमन की आवाज़ सुनकर सब अपनी अपनी चाल चलने लगे। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। सब चलते चलते किले के एग्जिट गेट तक पहुंच गए। स्नेहा तो अब तक पूरी तरह से थक चुकी थी। वो सांस लेने के लिए कुछ देर सीढ़ी पर बैठ गई। अरे रुक क्यों गई? चल ना, अब तो हम पहुंचने ही वाले हैं, अनवी स्नेहा से बोली। हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो सांस लेने बैठ गई। तुम लोग चलो, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, स्नेहा अनवी और अभिमन्यु से बोली। जल्दी आना, अनवी बोली और अभिमन्यु का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में अनवी और अभिमन्यु किले के एग्जिट डोर के बाहर आ गए। थक गई? अभिमन्यु ने अनवी का थका हुआ चेहरा देखकर उससे पूछा। हाँ, लेकिन अगर आपका साथ हो तो सारी थकावट यूँ चुटकी बजाते ही छूमंतर हो जाती है, अनवी बोली तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। अच्छा जी, ये बटरिंग करना कहाँ से सीखा? अभिमन्यु अनवी के चेहरे के पास आते हुए बोला। आपसे, अनवी अभिमन्यु की नाक खींचते हुए बोली तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। उसने अनवी के गाल पर किस कर लिया। क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं, अनवी बोली। तो देखने दो, मेरी अपनी खुद की वाइफ है, अभिमन्यु बोला तो अनवी शर्माते हुए मुस्कुरा दी। तभी अभिमन्यु का फ़ोन बज उठा। अभिमन्यु ने फ़ोन की तरफ देखा तो एडवोकेट साइनी का फ़ोन था। जी मिस्टर साइनी कहिए, फ़ोन उठाते ही अभिमन्यु बोला। सारा राठौर की पेशी है परसों कोर्ट में, याद है ना आपको? मिस्टर साइनी बोले। मैं भूल गया था, रिमाइंडर के लिए थैंक्स मिस्टर साइनी, हम सब टाइम से पहुंच जाएंगे, अभिमन्यु बोला। क्या हुआ, कहाँ पहुंचना है हमें? अनवी ने अभिमन्यु से पूछा। परसों हमें कोर्ट पहुंचना है, सारा राठौर के गुनाहों का फैसला होगा परसों, अभिमन्यु बोला तो अनवी एक गहरी सोच में डूब गई। क्या हुआ, कहाँ खो गई? अभिमन्यु ने अनवी से पूछा। सारा को सज़ा दिलवाना ज़रूरी है क्या? अनवी बोली तो अभिमन्यु उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। नहीं, वो सारा का सच सबके सामने आ गया है और मेरे कैरेक्टर पर जो दाग लगे थे वो भी मिट गए हैं। जिन रिश्तों को पाने के लिए उसने मुझे सबकी नज़रों से गिरा दिया था, आज वो सारे रिश्ते उससे खुद से दूर हो गए, अनवी बोली। और जो उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी वो? अभिमन्यु बोला तो अनवी उसकी तरफ देखने लगी। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ ना, और फिर हम उसे सुधारने का एक मौका तो दे ही सकते हैं ना। अभिमन्यु की बात पूरी होने से पहले ही अनवी बोली। अनवी, तुम सच में बहुत अच्छी हो, लेकिन सारा तुम्हारी जैसी नहीं है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसे लगता है कि उसने तुम्हारे साथ जो भी किया अच्छा किया। वो तुमसे नफरत करती है। उस दिन भी उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, जिस दिन वो सच सबके सामने आया था, याद है ना तुम्हें? और इस बात की क्या गारंटी है कि वो दोबारा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी? उसकी असली जगह जेल ही है। उसे उसके किए की सज़ा भी मिलना बाकी है। अभिमन्यु अनवी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं, अनवी बोली। हाँ, आइसक्रीम खाओगी? अभिमन्यु बोला तो अनवी ने हाँ में सिर हिला दिया। अभिमन्यु उसे लेकर आइसक्रीम पार्लर की ओर बढ़ गया। इधर स्नेहा सीढ़ियों पर बैठी हुई नमन के आने का इंतज़ार कर रही है और बार बार ऊपर की ओर देख रही है। कहाँ रह गया ये? मुझे तो बड़ा ज्ञान बांट रहा था। रात होने को आई, किला बंद होने का टाइम भी होता जा रहा है, अब खुद कहाँ रह गया? नमन के बारे में सोचते हुए स्नेहा फ़ोन पर टाइम देखते हुए खुद से बोली। नमन ऊपर से नीचे आने लगा तो उसकी नज़र स्नेहा पर गई। उसके मन में एक शरारत सूझी और वो वापस मुड़ गया और दीवार की ओर से स्नेहा को देखने लगा। स्नेहा ने अपना फ़ोन निकाला और नमन का नंबर डायल करने लगी। नमन के फ़ोन की रिंग बजती इससे पहले उसने साइड बटन से रिंग को साइलेंट मोड पर कर दिया। कहाँ हो तुम? स्नेहा ने नमन से पूछा। मैं तो बाहर आ गया, तुम कहाँ हो? नमन बोला। मैं तो यहाँ डोर से कुछ दूरी पर हूँ और तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, स्नेहा बोली। ओह, तुम भी बाहर आ जाओ। और हाँ, शाम हो रही है तो तुम्हें कोई भी आहट सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, नमन बोला और उसने फ़ोन काट दिया। नमन की बात सुनकर स्नेहा ने इधर उधर देखा तो उसके आसपास कोई नहीं था।
वो जल्दी से सीढ़ियों से उठी और बाहर की तरफ चल पड़ी। उसे जाते देख नमन भी उसके पीछे पीछे चल दिया। स्नेहा को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो वो डर गई। वो पीछे मुड़ने ही वाली थी कि नमन जल्दी से पीछे की ओर मुड़ गया और दीवार की ओट में छिप गया। इसे कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन बिना पीछे मुड़ी ये मानेगी थोड़ी ना, नमन खुद से बोला। स्नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। स्नेहा का डर और ज़्यादा बढ़ गया। वो जल्दी से जल्दी अपने कदम बाहर की ओर बढ़ाने लगी। उसे जाते देख नमन फिर से उसके पीछे चलने लगा। स्नेहा, स्नेहा के कानों में अपने नाम की गूंज सुनाई पड़ी। अब तो डर के मारे स्नेहा के हाथ पैर कांपने लगे थे। बिना पीछे मुड़े स्नेहा ऐसे भागी कि सीधे किले के बाहर जाकर ही रुकी। किले के बाहर आकर उसने चैन की सांस ली और वो इधर उधर सबको ढूंढने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। स्नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ नमन खड़ा था। नमन को देखकर स्नेहा उसके सीने से जा लगी। स्नेहा को अपने इतना करीब देखकर नमन उसे हैरानी से देखने लगा। उसके दिल की धड़कनें तेज़ी से भागने लगीं। उसने भी अपनी बाहें स्नेहा के चारों तरफ लपेट लीं। स्नेहा का माथा पसीने से भीग चुका था। वो डर से अभी भी कांप रही थी। नमन को उसके डर का एहसास हुआ तो उसने स्नेहा को उसके कंधे से पकड़ा और जल्दी से उसे अपने सामने ले आया। तुम ठीक तो हो ना? नमन ने स्नेहा से पूछा। वो मंजूलिका, स्नेहा थरथराते हुए होंठों से बोली। उसकी आवाज़ में कंपन साफ नज़र आ रही थी। कम ऑन स्नेहा, रिलैक्स, कुछ नहीं था वहाँ, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता है, यह भूत प्रेत सब मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, नमन बोला। नहीं, सच में मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और फिर किसी ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा, स्नेहा रोते हुए बोली। स्नेहा को रोते देख और उसे डरा हुआ देखकर नमन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। नहीं स्नेहा, ऐसा कुछ नहीं था, वो सब मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था। वहाँ जो तुमने कदमों की आहट सुनी थी वो मेरे ही कदमों की आहट थी, मैं वहीं था तुम्हारे पीछे। नमन स्नेहा के हाथों को अपने हाथों में भरते हुए बोला। और वो आवाज़? स्नेहा ने पूछा। वो आवाज़ भी मैंने ही लगाई थी तुम्हें ऐसे, स्नेहा। नमन वही आवाज़ फिर से निकालते हुए बोला। नमन की बातें सुनकर स्नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने हाथों को नमन के हाथों से खींच लिया। हाउ डेयर यू, समझते क्या हो तुम खुद को? स्नेहा ने अपने हाथ नमन के सीने पर रखे और उसे पूरे जोर से पीछे धकेल दिया। आई एम सॉरी स्नेहा, मैंने तो बस मजाक किया था, तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, नमन बोला। मजाक? इसे तुम मजाक कहते हो? यहाँ मेरी जान पर बनाई और तुम्हें मजाक लग रहा है? स्नेहा गुस्से में बोली और उसने एक बार फिर से नमन को पूरे जोर से पीछे धकेल दिया। मैं सच में नहीं जानता था कि तुम इतना डर जाओगी। अगर मुझे जरा सा भी अंदाज़ा होता कि यह डर तुम पर इतना हावी हो जाएगा तो मैं तुमसे ऐसा मजाक कभी नहीं करता, नमन बोला। शट अप, जस्ट शट अप, स्नेहा गुस्से में चिल्लाई तो वहाँ मौजूद सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। दोनों का झगड़ा देखकर कुछ लोग उनके आसपास जमा हो गए और उन्हें देखने लगे। स्नेहा, सच में, कसम से, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं वहीं था तुम्हारे आसपास, नमन बोला। हाँ, ताकि मुझे बेवकूफ़ बनते हुए देखो और मेरा मजाक बना सको। अगर मुझे कुछ हो जाता तो, अगर मैं डर से मर, इसने अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही नमन ने अपना हाथ उसके होंठों पर रख दिया। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, नमन स्नेहा की आंखों में देखते हुए बोला। नमन के अचानक इतना करीब आ जाने से स्नेहा उसकी तरफ देखने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखें पढ़ने की कोशिश करने लगे। लवली कपल, वहाँ खड़ी एक लड़की नमन और स्नेहा को देखते हुए बोली। उस लड़की की बात सुनकर स्नेहा और नमन एक दूसरे से दूर हुए। सॉरी, नमन कान पकड़ते हुए स्नेहा से बोला। अरे मैडम, माफ़ कर दो, इतना प्यार करने वाला पार्टनर बड़ी मुश्किल से मिलता है, उस लड़की के पास खड़ा एक लड़का बोला तो स्नेहा और नमन उस लड़के की ओर हैरानी से देखने लगे। अब तो सारी दुनिया को भी पता चल गया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, अब तो अपने प्यार का इजहार कर दो। भीड़ में से निकलती हुई अनवी स्नेहा और नमन से बोली। अनवी, क्या कह रही है तू? स्नेहा अनवी से बोली। सही तो कह रही हूँ, दोनों लड़ते भी हो और एक दूसरे की परवाह भी करते हो,
ये प्यार नहीं तो क्या है? दोनों एक बार अपने दिल से पूछ कर देखो, अन्वी बोली। नमन ने एक नज़र स्नेहा को देखा और फिर अचानक वहाँ से गायब हो गया। लो चला गया तुम्हारा प्यार करने वाला देवर। उसे ना कोई प्यार व्यार नहीं है मुझसे। उसे बस मुझे सताने में मज़ा आता है या मुझसे लड़ने में। चौबीसों घंटे तरह तरह के बहाने ढूंढता है वो मुझसे लड़ने के, स्नेहा बोली और जैसे ही दूसरी ओर मुड़ी तो अपने पीछे खड़े नमन से हल्के से टकरा गई। नमन ने अपना एक हाथ अपनी पीठ पर रखा हुआ था। नमन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूलों का एक प्यारा सा गुलदस्ता स्नेहा के आगे किया और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। उसे देखकर अन्वी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अब तो आप शर्त हारने वाले हो, बच्चों की तरह उछलते हुए अन्वी अभिमन्यु से बोली। उसे देख अभिमन्यु भी मुस्कुरा दिया। विल यू बी माइन? नमन ने स्नेहा से पूछा तो स्नेहा हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। वो तो वहीं की वहीं जम गई। उसे अपने कानों और आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे नहीं लगता कि स्नेहा नमन का ऑफर एक्सेप्ट करने वाली है, अभिमन्यु बोला। अरे ऐसे कैसे नहीं एक्सेप्ट करेगी? देखना वो अभी हाँ बोलेगी, अन्वी बोली। देखो वो तो हिल भी नहीं रही। मुझे तो डर है कि कहीं नमन के गाल पर एक जोरदार तमाचा ही ना पड़ जाए, अभिमन्यु बोला तो अन्वी उसकी ओर देखने लगी। अरे यार स्नेहा हाँ बोलना, लगता है मुझे सर थरवा कर ही मानेगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। स्नेहा की तरफ देखते हुए अन्वी खुद से बोली और फिर स्नेहा की तरफ बढ़ गई। अभी अन्वी ने एक कदम आगे की ओर बढ़ाया ही था कि स्नेहा ने नमन के हाथ से फ्लावर्स का बुके ले लिया। वहाँ खड़े सब लोगों ने ज़ोरदार तालियां बजा दी। मुझे नहीं पता मुझे तुमसे प्यार है या नहीं, लेकिन आजकल जब तुम आसपास होते हो तो अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, स्नेहा बोली। इसे ही तो प्यार कहते हैं बुद्धू, अन्वी स्नेहा के सिर पर हल्का सा मारते हुए बोली। हाँ, प्यार में खुद से ज़्यादा दूसरे की फिक्र होती है। उसकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ बन जाती है। दूर कितने भी हों, एहसास हमेशा पास होने का एहसास होता है प्यार में, अभिमन्यु अन्वी की तरफ देखते हुए बोला। मेरा भाई तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अभिमन्यु ने नमन के हाथ में स्नेहा का हाथ रख दिया और बोला। नमन ने भी स्नेहा का हाथ अपने हाथ में अच्छे से थाम लिया। यह हाथ अब मैं ज़िंदगी भर नहीं छोड़ने वाला, नमन बोला तो स्नेहा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अगले ही पल स्नेहा ने अपना हाथ नमन के हाथ से पीछे खींच लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, स्नेहा बोली और वहाँ से भाग आई। स्नेहा को ऐसे जाते देख नमन का दिल बैठ गया, उसकी आंखें नम हो गईं। अन्वी और अभिमन्यु भी हैरानी से स्नेहा को जाते हुए देखने लगे। थोड़ा सा नमन घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर बैठ गया। नमन को टूटते देख अभिमन्यु जल्दी से उसके पास आ गया। भाई वो चली गई, नमन भारी मन से आंखों में आंसू लिए बोला तो अभिमन्यु ने भी उसे गले से लगा लिया। नमन संभालो खुद को, मैं स्नेहा से बात करूँगी। इतना तो मैं जानती हूँ कि प्यार तो वो भी तुमसे करती है, अन्वी नमन से बोली। तो फिर यहाँ से ऐसे क्यों चली गई? नमन बोला। शायद अपनी माँ की वजह से। रिश्तों की अहमियत वो अच्छे से जानती है। अपनी माँ से किए वादे ने उसे बांध लिया होगा, अन्वी बोली तो नमन उसकी ओर देखने लगा। हाँ शायद अन्वी सही कह रही है, हमें स्नेहा को कुछ टाइम देना चाहिए, अभिमन्यु बोला तो नमन ने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन यह स्नेहा कहाँ चली गई? अन्वी इधर उधर देखते हुए बोली। उसे फ़ोन लगाओ, अभिमन्यु बोला तो अन्वी स्नेहा को कॉल करने लगी। स्नेहा फ़ोन नहीं उठा रही, परेशान सी अन्वी बोली। नमन भी स्नेहा का फ़ोन ट्राई करने लगा, लेकिन स्नेहा ने फ़ोन नहीं उठाया। यहीं कहीं होगी, ढूंढो उसे, अभिमन्यु बोला तो सब अलग अलग जगह पर स्नेहा को ढूंढने लगे। इधर स्नेहा ने टैक्सी को रोका और अपने होटल वापस आ गई। कुछ समय बाद गाड़ी होटल के सामने आकर रुकी। स्नेहा ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। चलते चलते वो अचानक से वैशाली जी से टकरा गई। अरे स्नेहा, आ गए तुम लोग, लेकिन बाकी सब लोग कहाँ हैं? वैशाली जी इधर उधर देखते हुए बोली। वो सब बाद में आएंगे, स्नेहा जल्दी से बोली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इसे क्या हुआ और ये इतनी परेशान क्यों लग रही थी? स्नेहा को ऐसे जाते देख वैशाली जी खुद से बोली। फिर वो अपने फ़ोन से अभिमन्यु का नंबर डायल करने लगीं। अभिमन्यु, कहाँ हो तुम सब? अभिमन्यु के फ़ोन उठाते ही वैशाली जी बोली। माँ बस होटल आने ही वाले हैं, सामने से अभिमन्यु बोला। स्नेहा को कुछ हुआ है क्या?
वो ऐसे अकेले होटल क्यों चली आई? वैशाली जी ने अभिमन्यु से पूछा। कुछ नहीं माँ, होटल आकर बात करते हैं, अभिमन्यु बोला और उसने फ़ोन काट दिया। अनवी, नमन। अभिमन्यु ने अनवी और नमन को आवाज़ लगाई तो दोनों भागते हुए अभिमन्यु के पास आ गए। स्नेहा मिली क्या? अनवी ने पूछा। स्नेहा होटल पहुंच चुकी है, अभिमन्यु बोला तो नमन और अनवी ने चैन की सांस ली। अब हमें भी चलना चाहिए, अभिमन्यु बोला तो नमन और अनवी ने हाँ में सिर हिला दिया। सब एक साथ गाड़ी में बैठे और होटल के लिए निकल गए। होटल आने के बाद अभिमन्यु और अनवी राजेंद्र जी और वैशाली जी के रूम की तरफ बढ़ गए और नमन अपने रूम में आ गया। अभिमन्यु ने राजेंद्र जी के रूम का डोर नॉक किया। वैशाली ने डोर खोला तो सामने अभिमन्यु और अनवी को देखकर वो मुस्कुरा दी। आ गए तुम? और नमन कहाँ है? वैशाली जी ने पूछा। वो अपने रूम में चला गया, अभिमन्यु बोला। कुछ हुआ है क्या? स्नेहा तुम सबसे पहले होटल आ गई और कुछ परेशान भी लग रही थी, कहीं नमन ने उससे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? वैशाली जी ने अभिमन्यु और अनवी से पूछा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि आपका बेटा तो आपके लिए बहू लाने की तैयारी कर रहा है, अनवी बोली। क्या? राजेंद्र जी और वैशाली जी एक साथ बोले। जी, अभिमन्यु बोला। कौन है वो लड़की? वैशाली जी ने पूछा। आप उसे बहुत अच्छे से जानते हो, अभिमन्यु बोला तो वैशाली जी और राजेंद्र जी सोच में पड़ गए। हम जानते हैं उसे, राजेंद्र जी बोले और सोचने लगे। कहीं वो स्नेहा तो नहीं? वैशाली जी बोली तो अनवी और अभिमन्यु दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। स्नेहा का नाम सुनकर राजेंद्र जी और वैशाली जी दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। लेकिन वो इतनी परेशान क्यों थी? स्नेहा ने मना कर दिया क्या? वैशाली जी ने अनवी से पूछा तो अनवी ने सारी बात वैशाली जी से कह दी। कोई बात नहीं, अपने बेटे का रिश्ता लेकर मैं खुद जाऊंगी स्नेहा के घर उसका हाथ मांगने, और अगर उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी तो करूंगी, लेकिन दोनों बच्चों को उनका प्यार दिलाकर ही रहूंगी। वैशाली जी बोली तो सबके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। इधर अपने रूम में आते ही नमन अपने बेड पर पीठ के बल लेट गया और स्नेहा के बारे में सोचने लगा। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने हमेशा तुम्हें सताया है, शायद इसलिए तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया। शायद मैंने ही तुम्हारी दोस्ती को प्यार समझ लिया। स्नेहा के बारे में सोचते हुए नमन खुद से बोला। उसने अपने फ़ोन पर म्यूजिक ऑन किया और आंखें बंद करके लेट गया। सॉन्ग प्ले हुआ। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी, ये सवाल आए। नमन की आंखों से आंसू निकलकर उसके तकिए को भिगोने लगे। इधर स्नेहा का भी यही हाल था। बार बार नमन का ख्याल उसके दिलो दिमाग को झकझोर रहा था। विल यू बी माइन? नमन के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। हाँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी होना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ से किए वादे में बंधी हुई हूँ। क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्नेहा रोते हुए खुद से बोली। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। स्नेहा ने जल्दी से अपनी भीगी पलकों को साफ किया और डोर खोला। सामने अनवी खड़ी थी। अनवी को देखते ही स्नेहा उसके गले से लग गई। तू वहाँ से ऐसे क्यों चली आई? अनवी ने स्नेहा से पूछा तो वो उससे अलग हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एक तरफ मेरा प्यार मेरा इंतज़ार कर रहा है और एक तरफ माँ से किया वादा मुझे बांध रहा है। स्नेहा रोते हुए बोली। तू मुझे बस इतना बता कि तू भी नमन से प्यार करती है या नहीं? अनवी ने स्नेहा से पूछा। हाँ करती हूँ, स्नेहा बोली तो अनवी मुस्कुरा दी। तो बस अब तुम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, अनवी बोली। माँ ने मेरा रिश्ता कुणाल से तय कर दिया है, स्नेहा भारी आवाज़ में बोली। रिश्ता ही तय किया है ना, शादी तो फिक्स नहीं की ना अभी। तू फिक्र मत कर, हम सब मिलकर उनसे बात करेंगे, अनवी के पीछे खड़ी वैशाली जी बोली तो स्नेहा हैरानी से उन्हें देखने लगी। आंटी आप यहाँ? स्नेहा वैशाली जी से बोली। हाँ, क्यों मैं अपनी होने वाली बहू के कमरे में नहीं आ सकती? वैशाली जी बोली तो स्नेहा आंखें बड़ी करके उन्हें देखने लगी। बनेगी ना मेरी बहू? वैशाली जी ने स्नेहा के गाल को अपने हाथ में भरते हुए पूछा तो स्नेहा ने हमें सिर हिला दिया। वैशाली जी ने बड़े प्यार से उसे गले से लगा लिया। अब यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जा और नमन से भी अपने दिल की पूरी बात कह दे। आधा अधूरा इजहार करके बेचारे का दिल तोड़ दिया तूने, अनवी स्नेहा से बोली तो स्नेहा मुस्कुरा दी। है कहाँ वो?
स्नेहा ने अनवी से पूछा। अपने रूम में होगा, जा जल्दी जा, अनवी बोली तो स्नेहा जल्दी से नमन के रूम की ओर बढ़ गई। आप ना बहुत कूल मॉम हो, अनवी वैशाली जी के गले लगते हुए बोली। अच्छा, वो कैसे? वैशाली जी ने पूछा। अपने बच्चों के दिल की बात आप अच्छे से समझती हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को उसमें ढाल लेती हो। अब आप ही देखिए, जब मैं नहीं जानती थी कि आप अभिमन्यु की मॉम हो, तब भी आपने अपने बेटे का साथ दिया उसका प्यार पाने में। उसकी आंटी तक बन गई आप, और डिब्बे वाली भी। और आज भी आपने अपने बेटे की पसंद को बिना किसी आर्गूमेंट के स्वीकार कर लिया। अनवी बोली तो वैशाली जी मुस्कुरा दी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बेटे मेरे लिए बेस्ट बहुएं ही लाएंगे। वैशाली जी बोली तो अनवी मुस्कुरा दी। इधर स्नेहा ने नमन का डोर नॉक किया तो डोर अपने आप ही खुल गया। ये लड़का अपना डोर कभी भी लॉक करके नहीं रखता, स्नेहा बोली और फिर मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। लेकिन नमन अंदर अपने रूम में नहीं था। स्नेहा ने बाथरूम का डोर नॉक किया, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। नमन को रूम में न पाकर स्नेहा परेशान हो गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।